वो शाम बड़ी ही खौफनाक थी जब मैं और मेरे भैया अपनी साइकिल पूरी तेजी से भगाते हुए स्कूल से घर लौट रहे थे। भैया मुझसे काफी आगे निकल चुके थे। तभी मुझे याद आया कि मैं अपनी नोटबुक अपनी डेस्क पर ही भूल आया हूं। मुझे स्कूल बंद होने से पहले अपनी नोटबुक वापस लेनी थी। मैं ये बात भैया को बताता, पर वो मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। इसलिए मैंने भैया को बिना बताए ही अपनी साइकिल वापस मोड़ ली। फिर लगभग आधे घंटे बाद मैं अपनी नोटबुक वापस लिए उसी रास्ते पर था। रात बस होने ही वाली थी। रास्ता सुनसान था और मैं अपनी पूरी तेजी से साइकिल चला रहा था। तभी थोड़ी दूर जाते ही मेरी नजर सीधे रास्ते पर बनी एक टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। मुझे वहां कुछ रोशनी सी दिखाई दी। मैंने अपनी साइकिल वहीं रोक दी और गौर से उस रोशनी की तरफ देखने लगा। वैसे तो वो रास्ता हमारे गांव जाने का सीधा रास्ता था, पर किसी भी गांव वाले को उस रास्ते पर जाना मना था। इसलिए हम दाईं ओर के कच्चे रास्ते से होते हुए घर जाया करते थे। गांव वालों का मानना था कि उस रास्ते पर एक बड़ी ही खतरनाक बोनी डायन का साया है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत समय पहले वो टूटा मिट्टी का घर एक किसान दंपति का हुआ करता था, जिनकी बहुत सालों तक कोई संतान नहीं हुई। लेकिन संतान की चाहत में उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और तांत्रिकों से पूजा पाठ कराने लगे। आखिरकार उन्हें एक बेटी हुई। जब वो लड़की बड़ी हुई तो पता चला कि वो बोनी थी। अब वो कोई चमत्कार थी या अपने माता पिता के लिए श्राप, पता नहीं, क्योंकि जब वो बोनी लड़की बड़ी हुई तो वो शैतान की पूजा करने लगी और जानवरों का कच्चा मांस खाने लगी। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो उसे इंसानों की लाशें खाते हुए भी देखा था। लेकिन एक रात जब एक आदमी उनके घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसने किसी की चीख सुनकर उस घर में झांक कर देखा तो उसे एक भयानक मंजर दिखा। उसने देखा कि वो लड़की अपने माता पिता को मारकर खा रही है। ये देखकर वो आदमी गांव की तरफ भागा और गांव वालों को सारी बात बता दी। तभी सारे गांव वालों ने मिलकर उस लड़की को उसके घर के साथ ही जिंदा जला दिया। लेकिन उस वक्त तक उस लड़की ने कुछ ऐसी सिद्धियां हासिल कर ली थीं कि वो मरने के बाद एक भयानक डायन बन गई और इंसानों का शिकार करने लगी। तब गांव के एक साधु ने अपनी तंत्र विद्या से उस बोनी डायन को उसके घर में ही कैद कर दिया। तब से लेकर आज तक गांव का कोई भी आदमी उस घर से तो क्या, उस रास्ते से भी नहीं गुजरता है। वैसे मुझे तो यह सिर्फ एक कहानी मात्र लगती थी, पर उस शाम वो रोशनी देखकर मेरी सोच बदल गई। उस सुनसान रास्ते पर तेज हवाओं की सरसराहट भी किसी शोर की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। डर के मारे मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। तभी अचानक हवाओं के साथ कुछ पत्तियों को उड़ाता छोटा सा गोलाकार बवंडर मेरे करीब से होकर गुजरा। उस वक्त मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। डर के मारे मेरी सांसें पल भर के लिए रुक सी गईं। लेकिन अगले ही पल मैं तुरंत अपनी साइकिल मोड़कर अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागा और सीधा जाकर घर पर रुका। घर पहुंचकर मेरी जान में जान आई। लेकिन तभी घर आकर मुझे पता चला कि अमित भैया तो घर लौटे ही नहीं थे। हम सब ने उनका बहुत देर तक इंतजार किया, पर वो नहीं लौटे। इसके बाद का वो हादसा मैं कभी भूल नहीं सकता। जब मेरे बाबा कुछ गांव वालों को जमा करके भैया को ढूंढने निकले थे, मैं भी उनके पीछे ही था। सारा गांव छानने के बाद जब हम उस बोनी डायन के इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि भैया सड़क के बीचों बीच बैठे एक टूटी हुई झोपड़ी को घूरे जा रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में किसी रोशनी की तरह चमक रही थी। किसी भी गांव वाले की उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मैं और मेरे बाबा उनके पास गए तो देखा कि उनके सर से काफी खून बह रहा था। लेकिन तभी एक अजीब सी बात हुई। भैया के सिर से खून तो निकल रहा था, पर उनके सिर पर एक खरोंच तक नहीं थी। हम तुरंत भैया को घर ले आए। घर आने के बाद हमने उनसे काफी सवाल किए, पर उनका हर सवाल के साथ एक ही जवाब आता था
मैं तो ललित को वापस स्कूल की तरफ ढूंढने जा रहा था, पर न जाने कैसे उस जगह पर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ था भैया को कुछ याद नहीं था, पर उस दिन के बाद से भैया बिल्कुल बदल गए। न जाने क्यों उनके सर में हमेशा दर्द होता रहता था। कभी वो चुपचाप एक जगह पर बैठे किसी चीज को घूरते रहते, तो कभी पागलों की तरह चीखते चिल्लाते और अपने नाखूनों से दीवार को खरोंचा करते। भैया की ये हरकतें देखकर डर के मारे मेरा शरीर भी ठंडा पड़ जाता था। इसलिए मैं वो कमरा छोड़कर हॉल में रहने लगा। लेकिन भैया का पागलपन इतना बढ़ गया था कि वो कई बार अपने ही हाथों को चबाकर लहूलुहान कर लेते थे। मां बाबा भी भैया के इलाज में काफी सारे रुपए खर्च कर चुके थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तब उन्होंने एक तांत्रिक को घर बुलाया। तांत्रिक बाबा भैया को देखते ही समझ गए कि उन पर बोनी डायन ने कब्जा किया है। पर हमें उस वक्त गहरा सदमा लगा जब तांत्रिक ने बताया कि बोनी डायन पूरी तरह से भैया पर हावी हो चुकी है। अगर उन्होंने भैया के शरीर से उसे नहीं निकाला तो भैया की जान भी जा सकती है। मां बाबा उस दिन बहुत रोए, पर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बाबा को भैया पर तंत्र विद्या करने की इजाजत दे दी। बाबा ने तुरंत भैया को पलंग में उल्टा लिटाकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया और उन पर अपने मंत्र फूंकने लगे। उस वक्त मैंने जो भयानक मंजर देखा उसे सोचकर आज भी मेरा दिल दहल उठता है। मैंने देखा कि बाबा के मंत्र फूंकते ही उस बोनी डायन का भयानक चेहरा भैया के सिर को फाड़कर बाहर निकल आया। भैया दर्द से चीख रहे थे और हम सब रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक वो चेहरा भैया के सर को फाड़कर गायब हो गया। तभी मुझे एक झटका सा लगा और मैं पीछे दीवार से जा टकराया। मेरे सिर पर चोट लग गई, पर उस चोट से मुझे उतना दर्द नहीं हुआ जितना ये जानकर हुआ कि बोनी डायन के भैया के शरीर से निकलते ही मेरे भैया मर चुके थे। हमारे परिवार पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुझे मेरे भैया के मरने का बहुत दुख था, बहुत दुख। पर उसी रात एक और बात हुई। उस तांत्रिक ने मेरे माता पिता को कुछ ऐसी बात बताई जिसने उन्हें और ज्यादा भयभीत कर दिया। फिर तांत्रिक ने मेरे पास आकर मुझे एक तावीज पहनाई और कहा कि मैं इसे कभी ना उतारूं। उस घटना के 2 दिन बाद ही मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाई करने के लिए रिश्तेदारों के यहां शहर भेज दिया और मुझसे ये वादा लिया कि मैं ये तावीज कभी ना उतारूं और कभी लौटकर इस गांव में ना आऊं। जब बोनी डायन भैया के शरीर को छोड़कर गई तो मुझे वो झटका क्यों लगा और मेरे सिर पर लगे उस चोट का दर्द मुझे आज भी क्यों होता है। ये कहकर ललित अपनी चेयर से उठकर जाने लगता है। तभी उसके सर के पीछे बोनी डायन का हंसता हुआ भयानक चेहरा दिखता है। इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। डरते रहें डर टीवी पर।